नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काईनेट गुरु में। मैं अमित कुमार आज आप लोगों को एक इस वीडियो के माध्यम से ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ जो एक रोज़गार से जुड़ा हुआ है और बहुत सारे हमारे जो बंधु हैं जो इस काम को कर रहे हैं और उनको बहुत सारी कठिनाई हो रही है। तो मुख्यतः हम आपसे ये गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, अंतिम तक देखिए हमारे इस वीडियो को। इसमें आपको बहुत सारी नॉलेज भरी जानकारी हम देने जा रहे हैं। ये जानकारी इस विषय से जुड़ी हुई है कि इसमें हम आज जो भी हमारे ऑपरेटर हैं या सुपरवाइज़र हैं जो आधार का काम कर रहे हैं, या फिर जो हमारे बंधु इस रोज़गार में काम करना चाह रहे हैं, अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, जिनको ये काम नहीं मिल पा रहा है, तो उन सभी से हम दो बिंदुओं पे बात करेंगे। एक तो कि अगर किसी का आधार मशीन चालू नहीं हुआ है या फिर यूसीएल अगर कोई चलाना चाह रहे हैं, अगर उनका मशीन एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, नहीं चल रहा है, तो कैसे करेंगे। और दूसरा चीज़ कि देखने को आ रहा है बहुत कि बहुत सारे हमारे VLE बंधु हैं या फिर जो ऑपरेटर सुपरवाइज़र हैं जो आधार का काम कर रहे हैं या फिर यूसीएल चला रहे हैं, उनके साथ क्या समस्या हो रही है। मशीन तो रजिस्टर कर दिए, लाखों रुपए लगा के वो अपना सारा सेटअप तैयार कर लिए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनका मशीन डीएक्टिवेट हो जा रहा है, उनका आईडी इनएक्टिव हो जा रहा है, या कह लीजिए कि ब्लैक लिस्टेड हो जा रहा है। इन सब से हमको कैसे निजात मिलेगा और कैसे हम लोग लॉन्ग टाइम तक EYDI के काम हम लोग जो आधार इनरोलमेंट या अपडेट का काम करते हैं वो हम लोग कर सकेंगे। तो ये हमारा मुख्य बिंदु है आज का दो। इसमें हम आप लोगों को काफ़ी डीपली जानकारी देंगे ताकि आपका मशीन डीएक्टिवेट नहीं हो, आपका ऑपरेटर आईडी इनएक्टिव और ब्लैक लिस्टेड नहीं हो। सबसे पहले आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, जिनका मशीन चल रहा है उनके लिए तो हम बता ही रहे हैं, प्लस थोड़ा देर के लिए मैं संक्षिप्त में ये देना चाह रहा हूँ कि जो भाई हमारे जो CSC से जुड़े हुए VLE बंधु हैं या फिर अदर जो ऑपरेटर हैं या फिर अदर जो भी इच्छुक हैं आधार का काम करने के लिए, अगर उनको ये काम करना है तो नॉर्मली मैं बता देना चाह रहा हूँ कि आप इस काम को कैसे करेंगे। सबसे पहले आप जिनके पास CSC ID है वो तो ठीक है, जिनके पास CSC ID नहीं है वो CSC ID के लिए अप्लाई कर दें, CSC ID अप्रूव करवा लें अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से। और VLE जो ऑलरेडी CSC VLE हैं उनको अगर ये काम शुरू करना है तो इसमें सबसे फर्स्ट हम ये कहेंगे कि वो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से मिलें। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से मिलने के लिए UCL को चालू करवाने के लिए हमारे पास जो भी उसका रिक्वायरमेंट है, जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए उसका हम बता दे रहे हैं संक्षिप्त में, आप जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। उसमें है एक नंबर में आपको BC होना चाहिए, यानी कि CSC के थ्रू आप BC अप्रूव होना चाहिए, यानी कि BC का ID कार्ड चाहिए, ऑपरेटर सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट चाहिए, और उसके अलावा आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए जो नॉर्मली आप लोगों के पास होता है। इसमें एक और चीज़ चाहिए जो एसोसिएशन फॉर्म जो आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के थ्रू मिल जाएगा, उसको भर के आपको सबमिट करना है, या फिर आप जिस भी स्टेट से हैं वो स्टेट हेड ऑफिस को भेजना है, CSC ऑफिस को UCL चालू करवाने के लिए। और इसमें एक है महत्वपूर्ण जो स्टैटिक IP के लिए बहुत दिनों से देख रहे हैं हम, काफ़ी लोग बहुत परेशान थे, लेकिन मुझे अभी ये उम्मीद है कि कोई ऐसा लोकेशन नहीं है जहां अब स्टैटिक IP नहीं मिल पा रहा है। बहुत ईजिली हो गया है, जहां कोई नहीं पहुंचा वहां BSNL के द्वारा स्टैटिक IP मिल जा रहा है। आप लोग नियरेस्ट जो भी हैं उनसे संपर्क करके आप स्टैटिक IP ले सकते हैं। स्टैटिक IP अब कोई मैटर नहीं कर रहा है। इतना सारा चीज़ आप रेडी करके आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करें। मुझे उम्मीद है कि अभी यथाशीघ्र आपको UCL मिल जाएगा। अभी एक्टिवेशन का काम बहुत फास्ट हो रहा है, सभी मशीन रजिस्टर हो रहा है, तो इसमें लेट ना कीजिए और आप अपना काम कीजिए। अब ये रहेगा ये बात नए VLE के लिए। अब दूसरे स्टेप पे हम चल रहे हैं, जो दूसरे बिंदु पे हमको बात करना है कि बहुत सारे VLE, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा हमारी बात को, बहुत सारे VLE हम आप सभी से निवेदन कर रहे हैं कि हम ये जो वीडियो में जो चीज़ बताने चल रहे हैं ये बाकी बहुत लोग नहीं बता पाते हैं, बहुत लोग शेयर नहीं करते हैं और बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं होती है। हमारे नज़र में तो कुछ ऐसे भी ऑपरेटर सुपरवाइज़र हमने देखा है कि वो ठीक है काम ले लिए, उनको काम मिल गया, लेकिन बहुत सारी गलती करते हैं, बहुत सारी, जिसकी वजह से उनका मशीन वो सेटअप किए हुए हैं लाख 1.5 लाख रुपए लगा के। फिजिकल सेटअप होता है, फिर जो टेक्निकल सेटअप होता है, ये सब करने में बहुत सारा पैसा खर्च होता है, फिर भी वो अर्निंग उस हिसाब से नहीं कर पाते हैं। तो इसको हम लोग कैसे मतलब काम को करें कि हमेशा आगे तक हम लॉन्ग लास्टिंग तक अपना काम कर सकें, अच्छा से अर्निंग हो सकें। तो इसमें मुख्यतः बात क्या है कि जो लोग ऑपरेटर गलती कर रहे हैं इनरोलमेंट में, या फिर EYDI का कुछ गाइडलाइन है जिसको स्टैंडर्ड गाइडलाइन बना के फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक तो इसमें अब हम स्टेप बाय स्टेप गलती बता रहे हैं, कृपया आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये अगर गलती कोई नहीं करेगा तो हम क्या बोले, हम उम्मीद एकदम मेरा पूरा उम्मीद है कि उनका मशीन डीएक्टिवेट नहीं हो सकता है। एक्सेप्शन में कब किसी का कुछ हो तो इसके लिए नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा पूरा उम्मीद है कि उसका मशीन डीएक्टिवेट नहीं होगा।
इसमें सबसे मेन फोकस क्या है कि UIDAI का जो भी गाइडलाइन है, UIDAI का जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है। उसमें एक नंबर पे क्या आता है कि टाइमिंग मेंटेनेंस करना। टाइमिंग मेंटेनेंस के अब मेरे कहने का मतलब क्या है, टाइमिंग मेंटेनेंस कहने का मतलब ये है कि UIDAI के द्वारा बोला गया है, जो हमारे CSC के VLE बंधु जो UCL चला रहे हैं और जो आधार ऑपरेटर हैं, इसमें हम एक और चीज़ जानकारी दे देना चाह रहे हैं कि जो UCL चला रहे हैं वो तो CSC के थ्रू हैं, और जो आधार मशीन चला रहे हैं वो राज्य सरकार के द्वारा चुनी गई जो भी एजेंसियां हैं उनके द्वारा वो काम कर रहे हैं। तो ये गाइडलाइन UIDAI का सब पे लागू होता है, ऐसा नहीं कि UCL पे हुआ उस पर नहीं हुआ। तो इसमें क्या होगा कि टाइमिंग का जो है, जैसे कि UIDAI का गाइडलाइन UCL के लिए है 8 बजे से शाम के 6 बजे तक, लेकिन मैं ये कहूँगा आपसे कि 8 से 6 है टाइमिंग UIDAI का, हम क्यों नहीं उसको स्टैंडर्ड अपना एक नियम बना के उस पर फॉलो करें। आप 8 से नहीं काम करके 9 से 5 बजे तक काम कीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अब 8 से 9 से अगर 5 आप काम कर रहे हैं, ये भी एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन में हो गया। दूसरा क्या हुआ कि संडे को क्लोज। देखिए अब इसमें एक और चीज़ होता है कि आप पर डे 6 बजे तक काम कर रहे हैं, पर डे 6 बजे तक काम कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं से थोड़ा सा इलीगल होने का चांसेस होता है, इसलिए भी UIDAI उसको नोटिस करता रहता है। दूसरा चीज़ कि आप संडे को ओपन कर रहे हैं, संडे हर एक जगह क्लोज रहता है, आप कभी ज़रूरत हो एक्सेप्शन के हिसाब से आप उसको ओपन कर सकते हैं, खोल दिए, संडे के दिन 1-2 दिन काम कर लिए, लेकिन आप प्रत्येक संडे को ही काम कर रहे हैं, ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से ये भी सही नहीं है। संडे को भी आप हमेशा संडे को भी छुट्टी रखिए, कम से कम आपका घर का भी कोई काम होगा तो काम हो जाएगा। दूसरा क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन जो है, डॉक्यूमेंटेशन तो एक अलग ही विषय हो गया है, इस पे बहुत सारे लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। मेरा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो से बने रहें, क्योंकि हम इसमें जो भी बता रहे हैं या हम अपने अनुभव से बता रहे हैं, और हमने जो देखा है, अब अनुभव किया है, वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं। और ऐसे जो भी कर रहे हैं उनका मशीन 2-2 साल, पिछले 2 साल 2.5 साल से मशीन चल रहा है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ है। और बहुत सारे लोग आए 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना में उनका इनएक्टिव हो गया, डीएक्टिवेट हो गया। तो इसमें एक टाइमिंग का हो गया, और ये गजटेड छुट्टी जो होता है, गजटेड हॉलीडे जो है, उसको एकदम फॉलो करना ही करना है, किसी भी तरह से मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आप रिमाइंडर लगा के रख लीजिए अपने पास कि हम गजटेड हॉलीडे को हम काम नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मिस्टेक से सिंक कर दिए तो फिर बहुत सारी समस्याएं हो जा रही है। अब जो डाटा एंट्री और डॉक्यूमेंटेशन का हम जहाँ बात बोले हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान से आप लोग सुनेंगे। डाटा एंट्री में एक तो पहले, उसके बाद हम डॉक्यूमेंटेशन पे बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट में क्या होगा। डाटा एंट्री में एक नंबर पे हम आपको बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग, जैसे कोई प्रूफ लेके आया और उसका डाटा जो भी फीड करना है एकदम क्लियरली फीड करना है। बहुत लोग क्या करता है कि लैंडमार्क में कुछ डाल दिया, रोड स्ट्रीट में कुछ डाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम शॉर्टकट जेन्युइन जो उसका एड्रेस है, आप प्रूफ लीजिए। प्रूफ में आपको थोड़ा सा भी अगर अल्टर लगता है, उसको रिजेक्ट कर दीजिए। हाँ, इसमें हम आपको एक और चीज़ बता रहे हैं कि अगर कोई जिद करता है कि उसके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उससे ही आपको करना है, या फिर आपको क्या बोलें कि मतलब सही डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, गलत है, किसी तरह से कुछ भी है, फ्रेश नहीं है, कुछ इस तरह का है, तो इसका भी एक उपाय है। ये उपाय बहुत लोग नहीं जानते हैं, वो अपने ECMP मशीन या UCL से ही कर देते हैं, जिसका भुगतान वो खुद भुगतते हैं। तो इसका उपाय हम बताएंगे आपको, लास्ट में बता देंगे कि उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जिसके पास डॉक्यूमेंट सही नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, या फिर जो भी हो, लास्ट में हम आपको बताएंगे। अभी जो भी एंट्री करना है, साफ़ सुथरा एंट्री करना है। सेकंड चीज़ कि हम जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं आधार सॉफ्टवेयर में डालने के लिए, वही डॉक्यूमेंट का ऑप्शन में हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे रेसिडेंट सर्टिफिकेट हम उसमें डाल रहे हैं, तो ऑप्शन में कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट करके ऑप्शन है, उसको सेलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि अब वहाँ पे दूसरा कुछ सेलेक्ट कर लिए और स्कैन कुछ और कर दिए। ये इसके बाद क्या हो गया, ये डाटा एंट्री पे आपको फोकस करना है एकदम क्लियरली। किसी के बहकाव में, हड़बड़ी सड़बड़ी में नहीं कुछ करना है कि आए जैसे कि ये पैसा लेने के चक्कर में कुछ भी मार दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका आगे फ्यूचर खराब हो जाएगा। दूसरा क्या है कि हम लोग जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होना चाहिए। अगर आप UCL ECMP मशीन यानी एनरोलमेंट मशीन पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपको कभी भी किसी भी सूरत में आपको ओरिजिनल
डॉक्यूमेंट ही स्कैन करना है और वो डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए डॉक्यूमेंट हम लोग अपलोड कर दिए, डॉक्यूमेंट तो उसको तो बता ही दिए कि हाँ उसमें क्या करना है। उसके बाद क्या होता है कि कैपिटल लेटर जो डॉक्यूमेंट में हम लोग भरते हैं, जब बहुत सारे लोगों को देखे हैं फॉर्म में कि कैपिटल लेटर नहीं, ये फर्स्ट का लेटर कैपिटल लिख दिया, बाद में सब स्मॉल लेटर, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर्म में क्लियर टोटल कैपिटल लेटर से फॉर्म फिलअप होना चाहिए। ये एक गजेटेड सर्टिफिकेट जो होता है जिसमें MP MLA से हम लोग साइन करवाते हैं, उस पर भी क्लियर एकदम कैपिटल लेटर में भरा होना चाहिए, ज़्यादा कुछ उसमें हम लोग को नहीं डालना है। ये सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है। और उसके बाद क्या है कि फॉर्म में एक और तीसरा पार्ट हम आपको बता रहे हैं, जो नीचे में हम लोग वेरीफायर का मोहर या साइन करते हैं, तो उसमें CSC के केस में जो CSC से UCL चल रहे हैं तो उसका वेरीफायर खुद CSC ही है। ये CSC का UID के गाइडलाइन के हिसाब से हम बता रहे हैं, उसमें CSC VLE ही उसका वेरीफायर है। तो CSC VLE का मोहर और साइन होना चाहिए इनरोलमेंट फॉर्म जो हम लोग भरते हैं। और इनरोलमेंट के केस में, मतलब इनरोलमेंट मशीन जो चला रहा है उसमें वो जो भी वेरीफायर सेलेक्ट किए हैं उनका मोहर और उनका साइन होना अनिवार्य है। अगर इन सभी बिंदुओं पे थोड़ा सा के लिए ध्यान दिया जाए तो हमें नहीं लग रहा है कि किसी VLE का या फिर किसी बंधु का उनका आधार मशीन या UCL मशीन बंद होगा। एकदम क्लियरली जैसे हम जो बता रहे हैं इतना पे आप लोग काम कीजिए, किसी का भी कभी भी बंद नहीं होगा। ये 3-4 बिंदु, बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस इसी 3-4 बिंदु पे हम लोग को काम करना है। अब क्या है कि हम लोग जो जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे हम आपको बताए थे बीच में कि लास्ट में बताएं, जिसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, क्लियरिटी नहीं है, या फिर कुछ आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि यहाँ अल्टर है, उसको आप ऑनलाइन अपडेट कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। आजकल तो सभी के आधार में मोबाइल अपडेट है, उसको ऑनलाइन अपडेट कर दीजिए। ऑनलाइन अपडेट कर दीजिए, उसमें भी आपका 50 रुपये कटता है और वो 24 घंटा 48 घंटा के अंदर वो भी अपडेट होके आ जाता है। अगर आपके पास उस तरह का केस हो तो अगर इन सभी सावधानियों को आप बरतेंगे, आपका कभी भी आधार मशीन या UCL मशीन इनएक्टिव नहीं होगा, आपका सुपरवाइजर सर्टिफिकेट ब्लैक लिस्टेड नहीं होगा। दूसरा चीज़ कि बहुत सारे लोग डेट ऑफ बर्थ सुधार करने के चक्कर में बहुत कुछ कर देते हैं, उस पर भी ध्यान रखना है। हम क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग समझ रहे हैं। इसके अलावा अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्म पे बताएंगे कि हम लोग फॉर्म कैसे भरेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। इनरोलमेंट फॉर्म के बारे में बता देंगे, गजेटेड जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में भी हम आप लोगों को बता देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को इस फॉर्म में क्या भरना है, कहाँ भरना है और किस में क्या सेलेक्ट करना है, इस टाइप के हम वीडियो में आप लोगों को ज़रूर आपका सेवा का हम ये करेंगे। तो तब तक इस वीडियो में अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहें और इतनी जानकारी सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।